नमस्ते दोस्तों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 38वां भाग है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। भूपेंद्र का असली चेहरा देखकर कारा शॉक में रहती है। वो आंसू भरी नजरें से भूपेंद्र की तरफ देखते हुए, मुझे यहाँ जिस काम के लिए लाया गया था, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? कौन सा काम? मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। मिलेंगे मिलेंगे, एक एक करके तुम्हारे सारे सवाल को जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो तुम्हारी औकात नहीं हमारे घर की बहू बनने की। ये हमारी मजबूरी थी जो हमें तुम्हें बहू बनाकर लाना पड़ा। पता नहीं विवेक ने क्यों तुमसे शादी के लिए कह दिया, पर तभी मेरे गुरुजी ने तुम्हारी कुंडली देखी और मुझे बताया कि अगर तुम कुछ महीने के लिए मेरे घर की बहू बनती हो, फिर हमारे घर की सारी समस्या हल हो जाएगी। पैसा, बिजनेस डील, मान सम्मान, वो हर चीज जो मेरे हाथों से निकलती जा रही थी, उसे रोकने का बस एक ही तरीका था कि कैसे भी तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाया जाए। इसलिए मैं विवेक से तुम्हारी शादी के लिए रेडी हुआ, पर विवेक ने आखिरी में धोखा दे दिया। पर तभी मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं तुम्हारी शादी विराट से करवा दूं। उससे एक तो इस घर की बहू बन जाती और दूसरा उस टीचर वर्षा से विराट का पीछा छूट जाता। ये सुनते ही कारा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब आपने ही विराट और वर्षा को? हाँ हाँ, मैंने ही दोनों को अलग करवाया है। मैंने ही डॉक्टर से कहा था कि वर्षा को गलत दवाई देकर मार दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो मामूली लड़की मेरे घर की बहू बने। तुम नहीं जानती, मैं अपने मान सम्मान, शान शौकत के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक। वो बहुत गुस्से से बोलता है, इतना कि कारा अंदर तक कांप जाती है। और एक राज की बात बताऊं, राहुल का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था। मैंने ही उतारा था उसे मौत के घाट, क्योंकि मुझे नहीं पसंद मेरे परिवार का नाम कोर्ट कचहरी तक जाए, हमारी बदनामी हो। कारा के लिए तीसरा झटका था। वो अभी भी अपनी भीगो आंखों से भूपेंद्र को देख रही थी। भूपेंद्र अपना सिंगार होठों में दबाते हुए, क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं। ऐसे कोई अच्छाई का नाटक कैसे कर सकता है? आपको जरा सी भी दया नहीं आती किसी पर? कैसे इंसान हैं आप? ये सुनते ही भूपेंद्र गुस्से से भर जाता है और एक झटके से कारा के पास जाता है, उसके बाल पकड़ते हुए, अपनी हद में रहे लड़की। मैं कैसा इंसान हूँ, कैसा नहीं, ये जानना तेरा काम नहीं। तेरा जो काम था वो पूरा हो गया। विराट वर्षा को भूल चुका है। अब तो मेरा विवेक भी वापस आ गया है और मेरा बिजनेस बुलंदियां छू रहा है। अब तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं। वो बहुत जोर से उसके बाल पकड़ते हुए बोल रहा था, कायरा छोड़िए प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। भूपेंद्र एक झटके से उसके बाल को छूते हुए, ये पैसा पकड़ और यहाँ से इतनी दूर चली जा कि तेरे फरिश्ते भी यहाँ तक ना पहुंच पाए। कारा का दिल जोरों से धड़क रहा था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पे पसीने के बूंदे उभर आए थे। ये भूपेंद्र का ऐसा रूप था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसे बहुत डर लग रहा था, पर अगली ही पल वो अपनी आंखें बंद करती है और विराट को याद करती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ, आप कहोगे और मैं विराट को छोड़कर चली जाऊंगी? कभी नहीं। और क्या विराट मुझे खुद से दूर जाने देगा? नहीं। ये सुनते ही भूपेंद्र टेढ़ा मुस्कुराते हैं और अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए, अगर आज रात तुम यहाँ से और विराट की जिंदगी से नहीं गई तो विराट कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मार दूंगा मैं उसे। कारा की आंखों से एक बार फिर आंसू बह जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो रोते हुए बोलती है। मैं कर सकता हूँ, अपनी शान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मार सकता हूँ विराट को अपने ही हाथों से। और यकीन करो, ऐसा करते हुए मेरे हाथ जरा भी नहीं कांपेंगे। तुम्हारी और विराट की भलाई इसी में है कि तुम उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ, बहुत दूर। कारा रोते हुए, ऐसा जुल्म मत कीजिए दादाजी, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। फिर से बड़ी मुश्किल से उसने जीना सीखा है। पहले ही एक बार आपने उसे बर्बाद कर चुके हैं। अगर इस बार ऐसा हुआ तो वो कभी संभल नहीं पाएगा। हमें अलग मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। वो बहुत प्यार करता है मुझसे, नहीं रह पाएगा वो मेरे बिना। उसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं। और कौन से प्यार की बात कर रही हो तुम? हाँ, कौन से प्यार की? प्यार तो वो वर्षा से भी बहुत करता था, पर क्या हुआ? हो गए ना दोनों अलग। अपने प्यार से जरूरी उसने मेरी बात का मान रखा। कारा थोड़े गुस्से से, वो अलग नहीं हुए थे, बल्कि आपने चालाकी किया था और दबाव बनाया था आपने विराट पर शादी करने के लिए। पर पहले की बात और थी और आज की बात और है। आज विराट बदल गया है, मेरे प्यार ने बदल दिया है उसे। वो मुझे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, कुछ नहीं बदला और ना कभी बदलेगा। भूपेंद्र उससे भी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलते हैं, वो मेरा पोता है, मैंने उसे बड़ा किया है, उसे और
किस तरीके से किया है कि वो मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। मैं कहूँ कि यहाँ बैठो तो वहीं बैठा रहेगा, मैं कहूँ कि यहाँ खड़ा रहो तो वहीं खड़ा रहेगा। एक बार को विवेक मेरी बात काट सकता है पर विराट कभी नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी तुम्हें है लड़की, जो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी जब मैं विराट की शादी एक अमीर घर की लड़की से करवाऊंगा। अब वो चुपचाप करेगा भी और फिर 4 दिनों में हवा हवाई हो जाएगा तुम्हारा ये प्यार। भूपेंद्र टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, विराट ऐसा कभी नहीं करेगा, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं। कायरा पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है, वो तो पता ही चल जाएगा, पर अगर तुमने विराट के सामने अपना मुंह खोला तो उसका अंजाम विराट के साथ साथ तुम्हारे घर वाले भी भुगतेंगे। ये सुनते ही कायरा की आंखों से हैरानी हो जाती है। देखना चाहोगे अपने घर वालों को? इतना क्या कि वो किसी को वीडियो कॉल करता है और फिर वो नजारा देखकर कायरा का दिल दहल जाता है। उसकी माँ, दादी, पापा तीनों को रस्सियों से बांध रखा था और तीनों की आंखों पे पट्टी थी। तीनों से कुछ दूरी पे आग लगाई गई थी जिसकी लपेट उन तीनों तक पहुंचने वाली थी। कायरा एकदम से चिल्ला पड़ती है। भूपेंद्र उसकी बाजू पकड़ के पीछे करते हुए, तुम चाहो तो तीनों की जिंदगी बचा सकती हो, वरना ये आग कुछ ही मिनटों में इन्हें जलाकर खाक कर देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है और एक बात याद रखना कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो विराट का इससे भी बुरा हाल होगा। कायरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। तभी उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसका हाथ अपने आप पेट पे चला जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर ये बात भूपेंद्र को पता चली तो हो सकता है कि उसके बच्चे को मरवा दे। ये सोचकर ही वो अंदर तक कांप जाती है। कोई रास्ता नहीं था उसके पास भूपेंद्र की बात मानने के अलावा। वो लाचारी से वहीं बैठ जाती है और अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रोने लगती है। उसकी लाचारी देखकर भूपेंद्र अपनी सातिन मुस्कान के साथ, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी लाचारी बता रहे हैं कि तुम मेरी बात मान चुकी हो। यही औकात है तुम्हारी सूर्यवंशी के कदमों में। उम्मीद है तुम यहाँ लौटने की कभी गलती नहीं करोगी। अब दफा हो जाओ यहाँ से। कायरा को अपने कान पे यकीन ही नहीं हो रहा था। एक इंसान इस हद तक अच्छे होने का दिखावा कैसे कर सकता है? भूपेंद्र के कड़वे शब्द उसके कानों में शोर कर रहे थे, उसे अंदर से तोड़ रहे थे। विराट से दूर जाने का ख्याल उसकी जान ले रहा था, पर अगली ही पल अपने घर वाले की हालत, अपने बच्चे का ख्याल, और अगर सच में भूपेंद्र ने विराट को नुकसान पहुंचा दिया तो ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। थके कदमों से अपने कमरे में चली जाती है और अंदर जाके फूट फूट कर रोने लगती है। भूपेंद्र आराम से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए, अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। ये लड़की अब विराट की जिंदगी में दोबारा ना आ पाएगी। विराट एक मीटिंग में था जो कि अब अभी अभी खत्म हुई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपना फोन चेक करता है। कमाल है, आज मिसेस सूर्यवंशी की एक भी कॉल नहीं आए। अब तक तो 10 बार फोन कर देती थी। मुझे पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। इसके बाद वो अपना फोन, अपना लैपटॉप वगैरह लेकर घर के लिए निकल जाता है। रात के 10 बज रहे थे। उस्मा और गुंजन अभी तक घर नहीं आई थी। 10 बजे के करीब विराट घर पहुंचता है। वो अंदर जाता है। कमाल है, आज हॉल में कोई नहीं है। कहाँ गए सब? ये सोचते हुए अपने कमरे में जाता है। विराट कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। अंदर देखता है कि कायरा कमरे में लगे खिड़की पे खड़ी पिस्ता कलर की साड़ी में। उसका गोरा रंग और भी निखर रहा है। हवा में उसका आंचल लहर रहा था, जो कि काफी था विराट को दीवाना बनाने के लिए। विराट अपना ऑफिस बैग साइड में रखता है और आहिस्ता से उसके पीछे जाता है और उसे अपने बाहों में भरते हुए, ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई मुझसे मिसेस सूर्यवंशी, जो आपको हमारे आने का पता ही नहीं चला। ये कहता वो पूरी तरह से उसे अपने आगोश में समा लेता है। कायरा के बेचैन दिल को सुकून मिलता है, बेहद सुकून। उसके आंसू बहने को बेताब थे, जिसे वो अपने अंदर ही जब्त कर लेती है। इससे पहले कि विराट उसको रोता हुआ चेहरा दिखता, उससे पहले कायरा पीछे पलट के उसके सीने से लग जाती है और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लेती है। उस पर क्या गुजर रही थी ये तो बस वही जानती थी। विराट उसे अपने बाहों में भरते हुए, अच्छा जी, अब बड़ा प्यार आ रहा है, एक फोन तक नहीं किया आज तुमने, वो नाराजगी जताते हुए बोलता है। कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती विराट, और कभी कभी हालात हमें इतनी मजबूर कर देते हैं कि जो हम ना करना चाहते हो वो भी करना पड़ता है, अपनी जिंदगी से दूर जाना पड़ता है। कायरा उसके सीने से लगती हुई बोलती है। विराट उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाता। वो हल्का सा उससे खुद से दूर करते हुए, पागल हो गई हो तुम, ये किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो? एक तो सारा दिन मुझे फोन नहीं किया और अब दूर जाने की बातें। तुम, ये क्या हुआ है तुम्हें? वो आईने के सामने जाके अपना कोट उतारने लगता है। मूड खराब हो गया था उसका। कायरा की आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे वो जल्दी से साफ करती है, अपने होठ पे मुस्कान सजाती है और विराट के करीब जाते हुए, लगी जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इसी जन्म में
मुलाकात हो न हो, लगी जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लगी जा गले। उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। विराट उसकी बाहें हटाकर दूसरी तरफ चला जाता है। उसकी बातें, उसके गाने के बोल विराट को अच्छे नहीं लग रहे थे। कायरा वापस उसके करीब जाती है और बेहद करीब जाकर अपनी झिलमिलाती नजरों से उसे देखती है। विराट फिर से उसे दूर करता है और अपना चेहरा फेर कर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। कुछ तो हो गया है उसे। कायरा ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है? क्या हुआ इसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है? कहीं विवेक ने तो कुछ। वो मन ही मन ये सवाल कर रहा था। अगले ही पल वो पीछे मुड़कर कायरा की तरफ देखता है, जो कि खिड़की के पास खड़ी अपने आंसू साफ कर रही थी। वो विराट की तरफ देखती है। विराट अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। कायरा भी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। विराट बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेता है और उसकी आंखों से बहते आंसू को अपने हाथों से साफ करता है। उसे रोने के लिए मना करता है। कायरा उसके सीने से लगते हुए उसे चुप करवाने के लिए विराट एकदम से अपने होठ उसके होठ पे रख देता है। कायरा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और महसूस करने लगती है। उसे विराट अपने गोद में उठा लेता है और बिस्तर की तरफ बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे उसे बिस्तर पर बिठाता है और खुद भी उसके करीब बैठते हुए, चलो अब बताओ कि क्या बात है। वो सब बाद में। वो टेबल पर रखे जूस का ग्लास उसके होठ से लगा देती है। जैसे जैसे विराट जूस पी रहा था वैसे वैसे कायरा का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि जूस में नींद की दवाइयां हैं। इसे पीते ही विराट गहरी नींद में सो जाएगा और फिर उसे यहाँ से जाना होगा, अपने घर से दूर, अपने विराट से दूर, अपने प्यार से दूर। और यही होता है। जूस पीने के कुछ ही देर बाद विराट लगभग बेहोश होकर सो जाता है। कायरा उसके सीने से लगकर बहुत रोती है। न जाने कितनी बार उसके चेहरे को चूम लेती है, उसके होठ को चूम लेती है। मुझे माफ कर देना विराट, तुम पापा बनने वाले हो। ये बात मैं तुमसे छिपा कर जा रही हूँ, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। कभी नफरत मत करना, साबित करना हमारे प्यार को, मेरे विश्वास को। और फिर वो पल भी आता है जब वहां से जाने वाली होती है। जी भर के वो विराट को देखती है और फिर वहां से बाहर निकल जाती है। अपने कमरे में खिड़की पे खड़ा भूपेंद्र उसे ही देख रहा था। कायरा के वहां से निकलते ही वो किसी को फोन करता है। हाँ, वो घर से निकल गई है, खत्म कर दो उसे, लाश भी नहीं मिलना चाहिए उसकी। हो जाएगा साहब, सामने से आवाज आती है। भूपेंद्र वहीं खड़ा होकर कायरा को देखने लगता है। कायरा जैसे ही मेन गेट से बाहर निकलती है तभी उसके सामने गाड़ी आके रुकती है। एक पल के लिए तो वो डर जाती है। गाड़ी का शीशा डाउन होता है और उसके अंदर बैठा आदमी अपना फोन कायरा की तरफ बढ़ाते हुए, तुम्हारे लिए फोन है, लो। कायरा को कुछ अजीब लगता है, पर फिर वो कान पर फोन लगाती है। सामने से भूपेंद्र की आवाज आती है, डरो मत, ये गाड़ी तुम्हारे लिए है। आखिर तुमने मेरी इतनी मदद की है तो तुम्हारी आगे की जिंदगी सही से बीते, इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। इस गाड़ी में बैठ जाओ, ये तुम्हारे सही ठिकाने तक पहुंचा देगी और कभी लौट के आने की गलती मत करना। भूपेंद्र मन में, जाओ जाओ, आगे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कायरा बिना कुछ बोले फोन कट कर देती है। मन में, यह आपने ठीक नहीं किया। एक पत्नी को उसके पति से अलग किया, एक बच्चे को उसके पिता से अलग किया। इसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। मैं वापस जरूर आऊंगी और मेरा विराट लेकर आएगा मुझे। ये मेरा विश्वास है। आपकी ये झूठी शान, झूठा घमंड टूटेगा और टूट कर चकनाचूर होगा। हर खुशी के लिए तरसेंगे आप। ये एक पत्नी की बद्दुआ है, एक माँ की बद्दुआ है। बेहद गुस्से से वो ये सब सोच रही थी। उसके बाद वो बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ जाती है, इस बात से अनजान कि भूपेंद्र ने उसकी मौत का जाल बिछा रखा है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी आगे बढ़ता है। गाड़ी स्टार्ट होते ही कायरा का दिल धक से रह जाता है। उसकी आंखें फिर से बहने लगती है। दिल रो रहा था उसका। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे जैसे पीछे छूटता जा रहा था उसका प्यार, उसका विराट, उसका सब कुछ। गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ती है और सूर्यवंशी हाउस से काफी दूर चली जाती है। कायरा की हर चीज से बेखबर विराट लगभग बेहोशी की हालत में सो रहा था। उसे क्या पता था कि भूपेंद्र एक बार फिर अपने गंदे इरादे में कामयाब हो चुका है। वर्षा की तरह कायरा को उससे दूर कर चुका है। जब विराट को पता चलेगा तो क्या करेगा विराट? क्या फिर से बिखर जाएगा? उसे संभालने वाली तो उससे दूर जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि जीत भूपेंद्र के घमंड की होती है या कायरा के विश्वास की। उधर जैसे जैसे गाड़ी शहर को पीछे छोड़ रही थी वैसे वैसे कायरा का दिल बैठा जा रहा था। एक अनजान सा डर उसे घेर रहा था। घबराहट हो रही थी, उसे कुछ बुरा होने वाली, यही ख्याल उसका बार बार आ रहा था। डर के भाव उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहे थे। गाड़ी में लगे शीशे में से ड्राइवर अपनी गंदी नजरों से उसे देख रहा था। इरादे बिल्कुल ठीक नहीं थे। वो अपनी हवस भरी नजरों से कायरा के बदन को देखते हुए मन में, साला क्या सॉलिड माल है। ऐसे हुस्न की परी को अगर एक बार चखा नहीं तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी का। पहले मैं जी भर के इसके जिस्म के
साथ खेलूंगा, फिर इसे मारूंगा, वो अपने होठ जीभ पे फेरते हुए मन में सोचता है। कायरा को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। अगली पल उसके दिल से आवाज आती है, ये क्या कर रही है कायरा? उस आदमी पर भरोसा कर रही है जिसने तेरा सब कुछ छीन लिया, और उसके कहने पे तू इस गाड़ी में बैठ गई। नहीं, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे इस गाड़ी से उतरना होगा। वो अभी सोच ही रही थी तभी गाड़ी रुक जाती है। कायरा और भी ज्यादा घबरा जाती है। ये गाड़ी क्यों रोकी है तुमने? वो अपनी घबराहट पे काबू पाते हुए बोलती है, ताकि उस ड्राइवर को ऐसा ना लगे कि उससे डर रही है। मैडम जी, जरा सा काम है, बस यूं गया और यूं आया। इतना कह के वो गाड़ी वाला उतर जाता है और सामने शराब की दुकान में चला जाता है। कायरा उसे देख रही थी। जैसे जैसे वो ड्राइवर अंदर जाता है, ठीक उसी वक्त कायरा गाड़ी में से बाहर निकलती है और वहां से भागने की सोचती है, पर किधर जाए? चारों तरफ तो घना अंधेरा था। ऊपर से वो इतनी डरी थी कि डर के मारे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिंदगी में कभी उसने ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं किया, और आज एकदम से मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है उस पे। वो कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके आसपास नजर दौड़ाती तो हर तरफ भूखे भेड़िए नजर आ रहे थे जो तैयार बैठे थे उसे नोचने के लिए। तभी उसकी नजर उस ड्राइवर पे पड़ती है जो कि गाड़ी की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। पहले मैं तुझे पीऊंगा और फिर उस हुस्न की परी को, ये कहते हुए बोतल का ढक्कन खोलता है और गट गट करके पीने लगता है और लगभग पूरी बोतल खत्म कर देता है। ये देखकर कायरा की हालत और भी खराब हो जाती है। उसका हाथ खुद ब खुद अपने पेट पे चला जाता है। मन में, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मामा कुछ नहीं होने देगी आपको। ये सोचकर उसमें पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती है। इतने में ड्राइवर उसके पास आता है। मैडम जी, आप बाहर क्यों आ रही हैं? आप चलिए अंदर। ये कहता हुआ उसका हाथ पकड़ता है और हाथ को दबाने लगता है। कायरा एक झटक से अपना हाथ छुड़ाती है और कसकर एक थप्पड़ मारती है उसके गाल पर, और उसी के साथ उसे जोर से धक्का देती है और जिधर से दिल करता है उधर दौड़ पड़ती है। अचानक हुई इस चीज के लिए ड्राइवर तैयार नहीं था। वो जमीन पे गिर जाता है। तब तक कायरा वहां से भाग निकलती है। वो भी जल्दी से उसके पीछे भागता है कि उसे शराब का नशा होने लगा था। उसके लिए भागना मुश्किल हो रहा था, पर बावजूद इसके हार नहीं मान रहा था। कायरा भी अपनी पूरी ताकत लगाकर भागे जा रही थी। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, पूरी तरह से हाफ रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आदमी अभी भी उसके पीछे था। सुनसान सड़क और सिर्फ चांद की रोशनी जिसमें कायरा अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसी रास्ते पे आगे चलकर एक गाड़ी आ रही थी जिसके अंदर बैठा प्रशांत सुरगिल। इसका नाम जरूर था प्रशांत, पर यह अपने नाम की तरह शांत बिल्कुल नहीं था। अलग ही मिजाज थे इस लड़की के, न हंसना, न बोलना, फालतू न बात करना, अपने काम से काम रखना। बदतमीज और अड़ियल। इस वक्त वो अपनी गाड़ी चला रहा था और उसके साइड में बैठी एक लड़की उसके बोलने का वेट कर रही थी, पर परेशान था जो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था। आखिर वो लड़की जिसका नाम सोना था वही बोलती है, क्या बात है प्रशांत, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम खुश नहीं हो? खुश होने की कोई वजह है तुम्हारे पास? प्रशांत बहुत रूडली बोलता है ना। हाँ, मतलब कि हमारी शादी होने वाली है, मैं खुश हूँ, लेकिन तुम कभी कुछ बोलते नहीं। ये हमारी तीसरी मुलाकात है, पर आज तक तुमने ढंग से मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो मतलब इस शादी से तुम, ये कहते हुए उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है। हाथ हटाओ अपना, मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे टच करे। और रही बात शादी की, तो तुम शादी करके मेरे बिजनेस को काफी फायदा होगा। मेरे लिए हर चीज सिर्फ एक सौदा है, एक डील है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये शादी एक डील है और कुछ नहीं। वो सोना की तरफ बिना देखे बोलता है, स्टॉप द कार। सोना गुस्से से बोलती है, आई सेड स्टॉप द कार। प्रशांत गाड़ी साइड में रोकता है। सोना बेहद गुस्से से, हाउ डे यू, तुम समझते क्या हो खुद को? जब देखो तब पैसा पैसा, बिजनेस, बस यही है तुम्हारे लिए सब कुछ। इमोशन नाम की चीज भी होती है जिससे तुम कोसों दूर हो। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गई, बट अब मैं और नहीं सह सकती। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। ये कहते हुए गाड़ी से उतर जाती है। प्रशांत भी गाड़ी से उतार देता है, गाड़ी की डिक्की खोलता है और सोना का सामान बाहर निकाल देता है, और ऐसे ही डिक्की खुली छोड़कर सोना के सामने उसका सामान पटकते हुए, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब तक वो सोना को ये बोल रहा था, उसी दौरान कायरा भी हाँफती हुई उसी रास्ते पे पहुंच जाती है। उसके पैर की सैंडल टूट गई थी, यहाँ तक कि उसके पैरों से खून निकल रहे थे। वो आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा था। कायरा थक कर चूर हो गई थी। वो पीछे देखते हुए भाग रही थी। तभी उसका पैर मुड़ जाता है, जिसे वो संभल नहीं पाती और लड़खड़ा जाती है, और उसका सर गाड़ी की डिग्गी से टकरा जाता है। वो उसी डिग्गी में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसका दुपट्टा, उसकी सैंडल, उसके हाथ की चूड़ियां सब टूटकर बिखर जाते हैं। उसके पीछे आ रहा आदमी शराब के नशे में उसे अब दो दो दिखाई देने लगे थे। वो रही सड़क पे गिर जाता है और फिर उठ नहीं पाता। प्रशांत बिना देखे गाड़ी की डिक्की बंद कर देता है और फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। दोस्तों, अब कहानी एक नया मोड़ लेगी। जब नींद से टूटेगा विराट का, तब क्या होगा? भूपेंद्र का असली चेहरा जब विराट के सामने आएगा, तब क्या होगा? हम ये सब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।